चलो भाई, वो फ्लैश जल रहा है, फ्लैश बंद करो पीछे। तो हम लोग न्यूरल फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे कि हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कार्य कैसे करती हैं, और उसमें हमने बोला था कि उद्दीपन के निर्माण और उद्दीपन के स्थानांतरण की घटनाएं हैं। और ये जो उद्दीपन के निर्माण और उद्दीपन के स्थानांतरण की जो घटना है, इसके 4 चरण पाए जाते हैं या 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पिछली क्लास में हमने कितनी 2 अवस्थाएं पढ़ी थी। तो जो लोग नहीं थे जरा कॉपी में ध्यान से देखो कि जो 2 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी उसमें हमने बोला था पहली अवस्था आराम की अवस्था होती है, और आराम की अवस्था में याद है कुछ कि भूल गया है सब। आराम की अवस्था में सोडियम पोटेशियम चैनल खुला रहता है और सोडियम पोटेशियम पंप खुला रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सोलेमा के बाहर और अंदर, बाहर सोडियम की सांद्रता बढ़ जाती है और अंदर पोटेशियम की सांद्रता, और एक्सोलेमा के अंदर पाए जाते हैं ऋणात्मक आवेश वाले प्रोटीन। क्या पाए जाते हैं? ऋणात्मक आवेश वाले प्रोटीन। तो इन 2 कारणों से, किन 2 कारणों से? एक आयनों की सांद्रता में अंतर और दूसरा ऋणात्मक आवेश वाले प्रोटीन का पाया जाना। इन 2 कारणों से एक्सोलेमा के बाहर धनात्मक आवेश और एक्सोलेमा के अंदर ऋणात्मक आवेश विकसित हो जाता है। तो 2 ध्रुव बन जाते हैं, बाहर धनात्मक ध्रुव, अंदर ऋणात्मक ध्रुव, और इसे कहते हैं ध्रुवीय अवस्था। इसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय अवस्था। और ये जो ध्रुवीय अवस्था है ये स्थिर अवस्था में पाई जाती है, यानी जब तंत्रिकाएं आराम कर रही हैं। इसी को हम पोलराइज स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइज स्टेट। और हमने बोला पीछे वाले बच्चे कोई एक वो डोर लगा दो, है ना। जिसको भी जाना हो तो खोल के दरवाजा चला जाएगा, लेकिन अभी के लिए डोर लगा दो, उससे थोड़ा सा। उसे हम कहते हैं ध्रुवीय अवस्था। अब ध्रुवीय अवस्था में हमने बोला, अगर आपको याद होगा, कि एक्सोलेमा के बाहर और अंदर -70 मिलीवोल्ट का परिवर्तन, मतलब विभवांतर पाया जाता है। कितना? -70। और इस विभवांतर को हम बोलते हैं आरएमपी। आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? आरएमपी, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या आरएमपी। फिर हमने बोला कि जब संवेदना प्राप्त होती है तो जिस स्थान पर संवेदना प्राप्त होती है, संवेदना के कारण ईसीएफ से एक्सोलेमा के अंदर कैल्शियम आयन का वेग होता है, और ये वेग किसके द्वारा होता है? कैल्शियम वोल्टेज गेट द्वारा। तो कैल्शियम अंदर आता है तो आरएमपी में बदलाव आता है। आरएमपी -70 से बढ़ के -60 तक पहुंच जाता है, और इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और -60 पहुंचते ही सोडियम वोल्टेज गेट खुल जाता है और अंदर सोडियम आयन की बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने की वजह से अंदर जो है सोडियम की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे अंदर धनात्मक आवेश और इसकी तुलना में बाहर ऋणात्मक आवेश विकसित होता है कि नहीं। और एक छोटा सा भाग क्या होता है, उसकी ध्रुवीय अवस्था परिवर्तित हो जाती है, पलट जाती है, जिसे हम बोलते हैं विध्रुवीय अवस्था। क्या बोलते हैं? विध्रुवीय अवस्था। और विध्रुवीय अवस्था में जो विभवांतर है वो -60 से बढ़ जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? +30 से +45 मिलीवोल्ट। और इसे हम बोलते हैं सक्रिय विभव या एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? सक्रिय विभव या एक्शन पोटेंशियल।
इतना पढ़ा था। अब आगे बढ़ें तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो जरा बताओ कि ध्रुवीय अवस्था में यानी पोलराइज कंडीशन में क्या होता है? चैनल खुला रहता है, वोल्टेज गेट बंद रहता है, पंप खुला रहता है और मिलता है -70 मिली वोल्ट, जिसे बोलते हैं आरएमपी। कितना सिंपल है ना? अब आते हैं डीपोलराइज कंडीशन। डीपोलराइज यानी विध्रुवीय अवस्था। क्या खुला रहता है? चैनल खुला रहता है। क्या खुल जाता है? सोडियम वोल्टेज गेट। क्या बंद रहता है? पोटेशियम वोल्टेज गेट। क्या बंद हो जाता है? सोडियम पोटेशियम पंप। और पोटेंशियल मिलता है +30 से +45 मिलीवोल्ट। कितना सिंपल, लल्लू सा कॉन्सेप्ट है ना? अब ध्यान से सुनो, तीसरी अवस्था पे आते। जगह छोड़ेंगे हेडिंग के लिए। किसके लिए जगह छोड़ेंगे? अब याद करो, याद करना यहां पे -70 मिलीवोल्ट क्या था? आरएमपी। कैल्शियम के अंदर आने से कहां पहुंच गया? -60 मिलीवोल्ट। और फिर सोडियम के अंदर आने से +30 से +45 मिलीवोल्ट। यहां तक पहुंचा है कि नहीं? बताइए, यहां तक पहुंचा है कि नहीं? अब जैसे ही +30 को क्रॉस करेगा, विभवांतर किसको क्रॉस करेगा? +30 को। क्या बंद हो जाएगा? जैसे ही +30 को क्रॉस करेगा, क्या बंद हो जाएगा? क्या खुल जाएगा? और क्या हमेशा से खुला था? और क्या खुल जाएगा? इतनी बात समझ में आ रही? जैसे ही +30 क्रॉस करेगा, क्या बंद हो गया? सोडियम वोल्टेज गेट। क्या खुल गया? पोटेश। अपन ने पढ़ा था ना, एक विशेष विभवांतर पर खुलता है और दूसरे विशेष विभवांतर पर बंद हो जाता है। तो जहां पर ये बंद हुआ है वहां ये खुल गया। जहां सोडियम वोल्टेज गेट बंद हुआ है वहां पोटेशियम वोल्टेज गेट खुल गया। अब जरा समझो, यहां पर अभी की स्थिति में क्या है? एक छोटा सा भाग में आवेश पलट गया है, बाहर हो गया है ऋणात्मक, अंदर हो गया है धनात्मक। अंदर हो गया है धनात्मक, बाहर हो गया है ऋणात्मक। इधर है पहले जैसी अवस्था है। यहां पर कल यही पढ़ा था कि नहीं? ये वाला भाग अभी भी ध्रुवीय अवस्था में है और ये वाला भाग अब विध्रुवीय अवस्था में है कि नहीं? अब गांव में एक कहावत है, पड़ोसी के घर अगर बाढ़ आ जाए तो अपनी भी चौखट गीली हो जाती है ना। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी के घर बाढ़ आ जाए और अपने यहां सूखा पड़ा होता है ना, नहीं होता। कहावत है कि पड़ोसी के यहां बाढ़ आए तो अपनी भी चौखट गीली हो जाती है। बगल में सोडियम की बाढ़ आ गई है तो उसका इधर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। हाँ, अब बात यह है
कि सोचो जरा आप, थोड़े से बदलाव से इसके बांध खुल गए, सोडियम वोल्टेज गेट का दरवाजा खुल गया ना। अब बगल में इतना बड़ा बदलाव आ गया है, तो इधर जो दरवाजे होंगे वो खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? एकदम खुलेंगे। भाई बगल में अगर आयनिक, ऐसा तो है नहीं कि अंदर दीवार बनी हुई है, अंदर कोई बंटवारा तो होता नहीं है, अंदर का जो एक्सोप्लाज्म है वो आपस में क्या है, तो जो सोडियम आएगा तो फैलेगा, तो इधर उधर तो जाएगा, और अगर जाएगा तो बगल में जो सोडियम वोल्टेज गेट है वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो अभी जो भाग द्विध्रुवी हुआ है उसके कारण बगल वाला भाग भी क्या हो जाएगा, द्विध्रुवी। एक घटना हुई। तो ये वाला जो भाग है, अब इसकी वजह से इसके बगल वाला भाग क्या हो जाएगा, द्विध्रुवी हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर जो बदलाव आ रहा है वो देखो, बगल वाले की तो कहानी समझ गए, जो आज यहां की स्थिति है थोड़ी देर बाद वो यहां की स्थिति होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद यहां की स्थिति क्या होगी, इधर देखो क्या बंद हो गया है, सोडियम वोल्टेज गेट। क्या खुल गया है, पोटेशियम वोल्टेज गेट। और क्या खुल गया है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसी भाग की बात करेंगे हम, देखो इस भाग की बात करेंगे। एक दरवाजा खोलें, कौन सा, पोटेशियम वोल्टेज गेट। दूसरा दरवाजा इधर सोडियम पोटेशियम पंप। अब क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप जब काम करेगा तो 3 सोडियम को कहां भेजेगा, और उसके बदले में 2 पोटेशियम अंदर भेजेगा कि नहीं। लेकिन भैया मेरे, ये याद करो कि पोटेशियम तो पहले से ही अंदर है। ध्रुवीय अवस्था में क्या था, पोटेशियम अंदर था ना। तो कोई चीज पहले से अंदर है, उसको दोबारा अंदर कैसे भेजी जा सकती? भाई पोटेशियम पहले से ही अंदर है, सोडियम अंदर आया था, पोटेशियम बाहर नहीं गया था। भाई तुम क्लास में बैठे हो, तुमको बाहर से फिर से क्लास में कैसे भेजा जा सकता है? संभव है क्या? है क्या संभव? तो अगर पोटेशियम बोलोगे सर पोटेशियम तो पहले से ही अंदर है, अपन ने पढ़ा था कि बाहर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, अंदर पोटेशियम की सांद्रता होती है, इसीलिए तो ध्रुवीय अवस्था विकसित हुई थी। अब सोडियम अंदर आया है लेकिन पोटेशियम अभी बाहर नहीं गया। तो ये जो पोटेशियम अंदर कैसे आएगा, पीछे के दरवाजे से पोटेशियम को बाहर भेजना पड़ेगा। कौन से दरवाजे से? इधर से। कौन सा दरवाजा खुला है? पोटेशियम वोल्टेज गेट खुलेगा। बोले यहां खिड़की से फेंक दो बाहर, उधर से अंदर आ जाना, क्योंकि इधर से अगर पोटेशियम जाएगा तभी इधर से पोटेशियम आएगा, और उसके बदले में कौन बाहर जाएगा? देखो इधर ध्यान से, उधर देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। सोडियम अंदर आ पाए उसके लिए बैक डोर से क्या करते हैं, पोटेशियम को बाहर भेजते हैं, नहीं तो सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा। तो उनको हम यहां से बाहर फेंक दें तभी तो तुम उधर से अंदर आ पाओगे, तो नहीं आ पाओगे। अरे लंगड़ाते उड़ाते तो आ ही जाओगे। तो यहां से जो पोटेशियम बाहर जाता है वो किसको बाहर भेजने के लिए जा रहा है? सोडियम को। और जब पहले जैसी अवस्था फिर विकसित होने लगेगी, ऐसी कि सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, दोबारा ध्रुवीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? दोबारा ध्रुवीकरण हो रहा है। तो इसे बोलेंगे पुनः ध्रुवीकरण। पुनः ध्रुवीकरण या रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। और ये अवस्था क्या कहलाएगी? रीपोलराइजेशन। तो आगे वाला भाग में विध्रुवीकरण होगा, पीछे वाले भाग में पुनः ध्रुवीकरण होगा।
ध्रुवीकरण मतलब दोबारा से ध्रुवीय अवस्था में पहुंचने की कोशिश करेगा। और अगर मान लो अब ये अगर हो रहा है तो बाहर फिर सोडियम की सांद्रता बढ़ती जा रही है और अंदर पोटेशियम बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल फिर क्या होगा? कम होगा। पोटेंशियल फिर तेजी से गिरेगा। अब इतना तेजी से गिरेगा कि इतना तेजी से गिरेगा कि यहां पर कोई ठहराव नहीं मिलेगा। बस यहां पर यह पता चलेगा कि पोटेंशियल यानी विभवांतर कम हो रहा है, कहीं रुका नहीं है। चौथे माले से तुमको फेंक दो और पहले माले पे पहुंचने से पहले तुम क्या कहीं रुके हो? तुम तो गिर ही रहे हो ना। तो अभी ये गिरने की अवस्था में है, निरंतर घटता जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। रुकेगा कहां? रुकेगा इसके आगे वाले अवस्था में रुकेगा। यहां पर देखो गिरते गिरते वो किसको क्रॉस कर जाएगा? आरएमपी को क्रॉस कर जाएगा। गिरते गिरते आरएमपी के भी नीचे चला जाएगा। यहां जाएगा -80 से -90 मिलीवोल्ट तक जाएंगे। कहां जाएगा? जैसे ही आरएमपी यहां से देखो गिर रहा है, गिरते गिरते इस अवस्था को हम क्या कह रहे हैं? पुनः ध्रुवीकरण या रीपोलराइजेशन। तो कब तक रीपोलराइजेशन होगा? जब तक कहां पहुंचेगा? भाई ऊपर से गिरोगे तो जमीन में कुछ तो गड्ढा होगा, नहीं होगा गड्ढा? आओ तुमको टिप्पा खिला के देखते हैं। आओ भाई, कहीं अगर कोई गिरता है तो थोड़ा सा तो गड्ढा होगा ना, थोड़ा सा। आओ देखें रोड टूटती है कि नहीं। आओ तुमको, हम गिरेंगे तो गड्ढा हो जाएगा और तुम ऐसे गिरोगे। तुम कैसे गिरोगे? जैसे पत्ती गिरती है। तो अगर मान लो ये गिर रहा है यहां से, तो गिरते गिरते इतनी तेजी से गिरेगा कि ये आरएमपी के भी नीचे चला जाएगा। और आरएमपी के नीचे चला गया तो उसे बोलते हैं अति ध्रुवीकरण। क्या बोलते हैं? अति ध्रुवीकरण। जो चौथी अवस्था है, अति ध्रुवीकरण या हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, अति ध्रुवीकरण। अब देखो आरएमपी को क्रॉस करते ही क्या बंद हो जाएगा? जैसे ही ये -70 मिलीवोल्ट क्रॉस करेगा क्या बंद हो जाएगा? पोटेशियम वोल्टेज गेट। क्या पहले से बंद था? क्या हमेशा खुला था? और क्या खुला रहेगा? तो ये चला जाएगा आरएमपी के नीचे और इसे बोलते हैं अति ध्रुवीकरण। क्या बोलेंगे? अति ध्रुवीकरण। अब अति ध्रुवीकरण में -80 से जाकर फिर आएगा कहां पे? -80 -90 जाके फिर आएगा कहां पे? रुकेगा आरएमपी पर। और आरएमपी पर रुक गया तो फिर किस अवस्था में पहुंच गया? आरएमपी पर रुक गया तो फिर किस अवस्था में पहुंच गया? पोलराइज अवस्था में। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। इसकी वजह से आगे वाला आवेश बदलेगा और ये वाला आवेश पुनः अपनी स्थिति में आने की कोशिश करेगा। किसमें स्थिति में आने में? और कहां तक पहुंच जाएगा? -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? -90 मिलीवोल्ट हमें किस में दिख रहा है? अति ध्रुवीकरण में -90 मिलीवोल्ट, यानी आरएमपी के भी नीचे। और आरएमपी के नीचे जा रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? अति ध्रुवीकरण। तो यहां भी ये दो डायग्राम के बाद अपन एक और डायग्राम बनाएंगे। तो पहले लिखो तीसरी अवस्था रीपोलराइजेशन। तीसरी अवस्था लिखो रीपोलराइजेशन। तीसरी अवस्था लिखेंगे रीपोलराइजेशन या पुनः ध्रुवीकरण। रीपोलराइजेशन या पुनः ध्रुवीकरण, यही बोलेंगे ना? पुनः ध्रुवीकरण लिखो। +30 मिलीवोल्ट, +30 मिलीवोल्ट विभवांतर पहुंचते ही, +30 मिलीवोल्ट विभवांतर पहुंचते ही, विभवांतर पहुंचते ही सोडियम वोल्टेज गेट बंद हो जाते हैं। सोडियम वोल्टेज गेट बंद हो जाते हैं।
तथा पोटेशियम वोल्टेज गेट और सोडियम पोटेशियम पंप खुल जाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप खुल जाते हैं, जिससे एक्सॉन का आवेश द्विध्रुवी भाग में पुनः बदलने लगता है। द्विध्रुवी भाग में पुनः बदलने लगता है। और एक और पॉइंट लिखो आगे कि विध्रुवीकरण में विकसित हुए विभवांतर के कारण एक्सॉन का आगे वाला भाग कौन सा भाग? एक्सॉन का आगे वाला भाग विध्रुवीय अवस्था में पहुंच जाता है। एक्सॉन का आगे वाला भाग विध्रुवीय अवस्था में पहुंच जाता है तथा पीछे वाले भाग में पुनः ध्रुवीकरण पाया जाता है। ठीक है, ऐसे समझना कि मैं वो उस भाग में हूं जो विध्रुवीकरण हुआ है, तो इसकी वजह से आगे वाले का विध्रुवीकरण होगा और इसका पुनः ध्रुवीकरण होगा, फिर इसकी वजह से आगे वाले का विध्रुवीकरण होगा, इसका पुनः ध्रुवीकरण होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, इस अवस्था में विभवांतर तेजी से गिरता है या इस अवस्था में विभवांतर तेजी से कम होता है। इस अवस्था में विभवांतर तेजी से कम होता है और आरएमपी को भी पार कर जाता है। अब ये दो डायग्राम बनाओ। यहां ये है विध्रुवीय अवस्था और ये है पुनः ध्रुवीकरण की अवस्था। बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, बस ऐसी ही मेहनत करते रहो 4 मई तक, है ना। यही मेहनत रंग लाएगी भाई। नहीं, निरंतर इस समय आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, खासकर पिछले 1 हफ्ते से कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, हैं। शाम तक यहां से जाते जाते भूत तो बन ही जाते हो, है ना। तांत्रिक तो मैं भी बन जाता हूं। पानी वानी लेके बैठना, है ना, बोतल भी। हाँ, पानी की बोतल।
बना लिया इसको। अब एक डायग्राम इसमें और रहेगा। क्या डायग्राम रहेगा, ध्यान से देखो। ये एक्सॉन है। अब ये वाला भाग विध्रुवीकरण हुआ है और इस भाग में पुनः ध्रुवीकरण हुआ है, और ये वाला भाग अभी ध्रुवीय अवस्था में। तो ध्रुवीय अवस्था में है तो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। इधर विध्रुवीकरण हुआ है तो बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। और ये पुनः ध्रुवीकरण हुआ है तो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। फिर से देखो, इसकी वजह से तो यहां पर लिखेंगे हम, ये कौन सी अवस्था है, पोलराइज। कौन सी अवस्था है, पोलराइज। तो पोलराइज में आरएमपी मिलेगा यानी -70 मिलीवोल्ट। ये कौन सा है, डीपोलराइज। और डीपोलराइज है तो कहां तक मिलेगा, +30 से +45 मिलीवोल्ट। और ये वाला भाग क्या है, रीपोलराइज। ये क्या है, रीपोलराइज। ध्रुवीय अवस्था वापस से विकसित हुई है तो यहां पर विभवांतर तेजी से गिर रहा है, और गिरते गिरते किसको क्रॉस कर गया, -70 को क्रॉस कर गया। तो यहां पर आ जाएगा -90 मिलीवोल्ट। अगर क्रॉस कर गया है तब इसे क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइज। तो ये बताओ, हाइपर पोलराइज और रीपोलराइज यानी पुनः ध्रुवीकरण और अति ध्रुवीकरण में आवेश का अंतर होगा क्या, आवेश का अंतर होगा नहीं, केवल किसका अंतर होगा, विभवांतर का। ध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण और अति ध्रुवीकरण में आवेश का अंतर नहीं होता, अंतर केवल किसका होता है, विभवांतर का। ध्रुवीकरण में कितना, -70। पुनः ध्रुवीकरण में कितना, तेजी से गिर रहा है। अति ध्रुवीकरण में कितना, -80 से -90 मिलीवोल्ट। ठीक है। अब ये बताओ मुझे, अब आपको समझना है, यहां हो गया है -90, यहां है +45 और यहां है -70। अब ये इसी को तो हम उद्दीपन बोलते हैं, जो डीपोलराइज अवस्था, इसी को हम स्टिमुलस या उद्दीपन कहते हैं। अब ये उद्दीपन का उधर जाना संभव है या इधर आना संभव है, क्यों, -60 पहुंचना कहां ज्यादा आसान है, इधर की इधर, इधर ना। और यही वो दिशा होती है एक्सॉन, साइटोन से एक्सॉन की दिशा। इसीलिए संवेदना का जो वेग है वो एक ही दिशा में होता है, क्योंकि इसको डीपोलराइज करना आसान है
-70 को -60 लाना आसान है, -90 को -60 लाना मुश्किल है। तो इसीलिए जो उद्दीपन की दिशा है वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। आई बात समझ में? अब ये बना लो। हाय गर्मी। बहुत गर्मी भाई। चलो भाई, कहाँ चलो, आगे चलो। रीपोलराइजेशन, अगली हेडिंग डालो हाइपर पोलराइजेशन, अति ध्रुवीकरण। अति ध्रुवीकरण, हाइपर पोलराइजेशन, अति ध्रुवीकरण, हाइपर पोलराइजेशन। मैं सोच रहा था इस हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। हाँ, इस हफ्ते नहीं लूंगा, अगले हफ्ते लूंगा। इस हफ्ते ले लें? हाँ, टेस्ट है, कब है? अगले हफ्ते ना, तो यही तो आएगा टेस्ट में। तो जब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तभी तो पढ़ पाओगे भाई। हमारा पेट टारगेट है, आने वाला जो टॉपिक का टेस्ट है उस टेस्ट से एक दिन पहले अपना टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, नहीं, हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ये 4 बजे के बाद। नहीं तो अब आप लोग ना 6 बजे तक की आदत बना लीजिए। कितने बजे तक? अपनी आदत में आप लोग अब बना लीजिए अगले हफ्ते से कि 9 से 6 आपकी क्लासेस रहेंगी। हाँ बस, ज्यादा नहीं। थोड़ा 2 टिफिन लाना अगले हफ्ते से, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़े। अति ध्रुवीकरण में लिखो, इसमें डायग्राम कुछ नहीं है, केवल अंतर किसका है? विभवांतर का। तो लिखो कि विभवांतर कम होते होते आरएमपी को भी पार कर जाता है। विभवांतर कम होते होते आरएमपी को भी पार कर जाता है, जिस अवस्था को विभवांतर कम होते होते आरएमपी को भी पार कर जाता है, जिस अवस्था को अति ध्रुवीकरण कहते हैं। जिस अवस्था को अति ध्रुवीकरण कहते हैं। जिस अवस्था को अति ध्रुवीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? अति ध्रुवीकरण। और लिखो इसमें विभवांतर -80 से -90
इसमें विभवांतर -80 से -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। इसमें विभवांतर -80 से -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है और फिर आरएमपी पर स्थिर हो जाता है। और फिर आरएमपी पर स्थिर हो जाता है। और फिर आरएमपी पर स्थिर हो जाता है। आरएमपी पर स्थिर हो जाता है। ये हो गई बात किसको लेकर? चारों अवस्थाओं को। अब उद्दीपन तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक क्रियात्मक विभव यानी एक्शन पोटेंशियल प्राप्त ना हो। और एक्शन पोटेंशियल को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ निम्न प्रकार से है। तो लिखो कि उद्दीपन तब तक उत्पन्न नहीं होगा, उद्दीपन तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक क्रियात्मक विभव ब्रैकेट में लिखना एक्शन पोटेंशियल प्राप्त नहीं होता। जब तक क्रियात्मक विभव या एक्शन पोटेंशियल प्राप्त नहीं होता। अब देखो हमने क्या बोला, जैसे ही संवेदना प्राप्त होती है तो शुरू में संवेदना प्राप्त होने से पहले आरएमपी पर विभवांतर पाया जाता है यानी -70 मिलीवोल्ट। जैसे ही संवेदना प्राप्त होती है ये बढ़ता है कहां तक? +45 तक। और +45 के बाद दोबारा पुनः ध्रुवीकरण होने लगता है। और पुनः ध्रुवीकरण होता है तो ये विभवांतर फिर तेजी से गिरता है यानी तेजी से कम होता है। और कम होते होते ये क्रॉस कर जाता है किसको? आरएमपी को क्रॉस कर जाता है। तो यहां हम कुछ पॉइंट बना रहे हैं। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। हो रहा है? अब ए से बी तक क्या हो रहा है? ए से बी तक हो रहा है डीपोलराइजेशन यानी विध्रुवीकरण। बी से सी तक क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन यानी पुनः ध्रुवीकरण। और सी से डी तक क्या हो रहा है? अति ध्रुवीकरण यानी हाइपर पोलराइजेशन। अब इसी विभवांतर को हम इस ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं और इस ग्राफ को हम कहते हैं क्या? एक्शन पोटेंशियल। इस ग्राफ को क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल, क्रियात्मक विभव। आई बात समझ में? तो लिखो कि क्रियात्मक विभव को निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्रियात्मक विभव को निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये ग्राफ बना लीजिए जो प्रदर्शित कर रहा है किसको? एक्शन पोटेंशियल को। ग्राफ बना लीजिए और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? एक्शन पोटेंशियल को।
बन गया? नहीं बना? ये ग्राफ याद रखना बेटा, एमबीबीएस में भी आएगा फर्स्ट ईयर में। ये भी, और वहां जब पढ़ाएंगे टीचर तो तुमको समझ में नहीं आएगा। यही कॉपी उठा के पढ़ोगे, लिख के ले लो मेरी बात। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में तो मेरी कॉपी लेकर टहलोगे। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर तो तुम्हारा बेटा मेरी ही कॉपी से पास होगा, चाहे फिजियोलॉजी हो या हिस्टोलॉजी हो या एनाटॉमी हो। फर्स्ट ईयर जो पास हो गए ना, वो जूलॉजी कॉपी से ही पास हो गए। सेकेंड ईयर में हमारा कोई रोल नहीं है। बच्चे, मैं बता रहा हूं, जो मेडिकल कॉलेज में है अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, जो पिछले साल सेलेक्ट हुए थे, वो मैसेज करते हैं, बोले सर जब हमको उधर कुछ नहीं समझ में आता है हम आपकी किताब कॉपी उठा लेते हैं, हमको समझ में आ जाता अरे यार ये तो सर लिखवाए थे, ये तो सर ने सब बताया था। 90% हिस्टोलॉजी आप यहीं पढ़ोगे, 90%, बस 10% वहां पढ़ोगे प्रैक्टिकल वाला पार्ट। फिजियोलॉजी आप 80% यहां पढ़ोगे, 20% वहां पढ़ोगे, थोड़ा सा विशेष जो भाग आ जाता है। लिख के ले लो ये बेटा कॉपी जो है ना। और अगर गलती से एमबीबीएस में नहीं गए, अगर कोई और चुनाव कर लिया तो फिर 5 साल यही कॉपी लेके घूमोगे। फिर एमएससी तक ये कॉपी काम आएगी आपको। अगर आप बी फार्मा करने जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में काम आएगी, लेकिन अगर आप बीएससी एमएससी करने की सोच रहे हो तो 5 साल ये कॉपी काम आएगी आपको। और केवल यही नहीं, फिर सारी कॉपियां 5 साल काम आएंगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एमएससी करके आते हैं, यहां आने के बाद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अभी तो थोड़ा नहीं है, लेकिन पहले मैं अपनी उम्र से बड़े बच्चों को पढ़ाया करता था। 2016 तक ऐसा हुआ है, मैंने अपने उम्र से बड़े बच्चे को पढ़ाया है। 2011 में 8, 9, 10, 2010 में मैं सेकेंड ईयर में था और जो पढ़ने आया था वो एमएससी करके आया था। वो माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी करके आया था। उसका नाम भी याद है मुझे, कैलाश नाम था उस बच्चे का भैया थे वो भैया एमएससी करके आए थे और मैं सेकेंड ईयर में था। काय में बीडीएस में सेकेंड ईयर में था। हाँ, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बेटा। दांत का डॉक्टर हूं, शकल देख के कोई दांत उखड़वाने आता नहीं है भाई। ऐसे डेंटिस्ट के पास कोई जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि डेंटिस्ट बनो ना तो आपको ना अपना वेशभूषा भी ऐसी बनानी पड़े। बोले किसका दांत उखाड़ना, ले आओ, इसकी भैंस की आंख कभी उखाड़ते हैं। ऐसे डॉक्टर के पास आप नहीं जाना पसंद करोगे। आप सपने में कभी ऐसा सोचोगे भी नहीं कि मेरे को दांत में दर्द हो और मैं किसी डेंटिस्ट के पास जाऊं और वो ऐसा दिखे। कभी नहीं सोचोगे। सोचोगे क्या? डेंटिस्ट के लिए इसीलिए क्या होता है ना, डेंटिस्ट में लड़कियों का बड़ा स्कोप रहता है भाई। वेशभूषा है ना, वेशभूषा बहुत मायने रखती है। लड़कियों का क्या होता है भाई, उनको देख के लगता है कि ये दांत भी आराम से निकालेंगी, उनको ऐसा लगता है। इसलिए ऐसे पहलवान टाइप के लड़के जाए, हाँ ले आओ, किसका दांत है, जरा दांत निकालना।
भाई वो ऐसे ही दांत उसके निकल जाएंगे डर के मारे, क्योंकि उसको विश्वास है कि ये दांत के साथ जबड़ा भी निकाल सकता है। ये मुझे बहुत पहले पता चल गया था, इसलिए मैं उस फील्ड में आगे नहीं गया। हाँ, हमको लोग देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये ठेकेदार टाइप का कुछ होगा, यही सोचते हैं ना। पढ़ाई लिखाई से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं होगा। सही बात ना। अगर तुम मुझको नहीं जानते और मुझको पहली बार देख रहे हो, कुछ लोग की धारणा भी क्लास में पहले दिन यही रही होगी, ये टीचर हैं। नहीं मान रहे, झूठ बोल रहे। पहले दिन धारणा आपकी यही रही होगी। हाँ, अगर 1 घंटे क्लास में बैठे होगे तो धारणा फिर आपकी बदली होगी। तो वो ऐसा ही है भाई, अब क्या करें, है ऐसा। आई बात समझ में। अब मेरे बड़े भाई साहब हैं, मुझसे उम्र में 2 साल बड़े हैं। वो देखने में लगता है कि यार ये व्यक्ति एकदम डॉक्टर मटेरियल है। डॉक्टर मटेरियल होते हैं, मतलब वो लगता कि हाँ भाई ये आदमी डॉक्टर है, ये इलाज करेगा तो आदमी ठीक हो जाएगा। हमको लगता है ये तो उसी लिए रखा गया है कि अगर कोई परेशान करे तो ये उससे निपटने के लिए है। ऐसा होता है कई बार। अब तो यहां पर भोपाल में तो अब ऐसा नहीं होता, नहीं तो पहले तो ना कई बार ऐसे अराजक तत्व भी आते हैं। अराजक तत्व समझते होगे, है ना? नहीं समझते? हाँ, तो अराजक तत्व भी आते हैं, फिर उनकी मुलाकात मुझी से होती है, फिर उनकी अराजकता खत्म हो जाती है। इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। तो इसलिए जो है ना, नहीं समझ में आया? अगर तुम बुरे हो तो हम तुम्हारे बाप हैं, यही होगा ना हिंदी मतलब। तो चलो आगे बढ़ते बेटा, बहुत मस्ती हो गई, पढ़ाई की बात करते थोड़ी, है ना। तो अब हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? एक मेडुलेटेड पढ़ा और दूसरा नॉन मेडुलेटेड पढ़ा। कितने तरह के? मेडुलेटेड और। अब बात यह है कि मेडुलेटेड में और नॉन मेडुलेटेड में जो कंडक्शन हो रहा है, जो स्थानांतरण हो रहा है, उस स्थानांतरण में भी अंतर पाया जाता है। किसमें अंतर पाया जाता है? स्थानांतरण में। और वो अंतर कैसे होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो एक डायग्राम से समझते हैं आगे। बेटा बैठ जाओ अपनी जगह पे। अच्छा बाहर, हाँ जान एकदम हो हवा हवा पानी ले लो, जाओ एकदम। कोई कष्ट में पढ़ाई नहीं होती बेटा, है ना। कष्ट नहीं, कष्ट लेकर, कष्ट लोगे कस्टमर बन जाओगे। क्या लोगे? क्या बनोगे? कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? जो कष्ट से मरता है। तुम विद्यार्थी हो, क्या हो? विद्या की अर्थ निकालने वाले, विद्या का अर्थ निकालने वाले बे। तुम लोग अर्थ ही निकाल रहे हो। विद्यार्थी बनो, है ना। आजकल मैं देख रहा हूं एक पर्सनल एक्सपीरियंस। अब देखो पढ़ाई तो होती रहेगी। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आजकल के बच्चों में धैर्य बहुत कम हो गया। धैर्य, धैर्य जानते हो? पेशेंस, सहन शक्ति, सहनशीलता बहुत कम हो गया।
ये पिछले 5 सालों में, ये मैं कोविड के बाद देख रहा हूं, कोविड से पहले ऐसा नहीं था, कोविड के बाद। और ये जो विकृति है, इसको मैं बीमारी कहता हूं, ये विकृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। अभी मैं जिस मंच से बोल रहा हूं, उस मंच को समझ के मेरी बात समझना और इस बात को दिमाग में बिठाना बेटा। अभी एक घटना मैंने 3 दिन पहले सुनी कि मैनेट में एक बच्चा था जो 3rd ईयर CS ब्रांच का था। कंप्यूटर साइंस बहुत टॉप क्लास ब्रांच होती है और मैनेट इसको मिलता है जो IIT JEE में जिसने टॉप रैंक में किया हो, उसको कहीं और IIT मिल रहा था, लेकिन उसने IIT ना लेके मैनेट में CS ब्रांच लिया होगा। मतलब समझ रहे हो, ब्रेन, टॉप क्लास का ब्रेन, एक ऐसा बच्चा जिसका ब्रेन टॉप क्लास का था, उस बच्चे ने अभी 3 दिन पहले सुसाइड कर लिया। यही मैनेट की घटना। कल मैं वो न्यूज पढ़ रहा था, कल ही, परसों की घटना है, कल न्यूज पढ़ रहा था। अगर आप लोग अखबार नहीं पढ़ते तो आप लोग को, और ये भी देखा कि उसी के 19 दिन पहले एक और सुसाइड मैनेट में ही हुआ था। 19 दिन पहले, यानी 1 महीने में ये 2 घटना मैनेट में हुई है। 19 दिन पहले एक और कोई स्टूडेंट थी, उसने सुसाइड कर लिया था। जो भी अभी 1 हफ्ते पहले एक और देखा होगा कि 2017 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जिस बच्चे की आई थी, 2017 में नीट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ठीक है, नीट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, अपने जो हरिओम का बैचमेट था, हरिओम की 36 रैंक थी, एम्स दिल्ली से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और वो पीजी कर रहा था और रेडियोलॉजी में पीजी कर रहा था। रेडियोलॉजी मतलब पीजी की जब सबसे टॉप क्लास, और वो भी एम्स से कर रहा था। मतलब आज के जो समय चल रहा है ना, आप ज्ञानवान हो, पता नहीं कौन सी मानसिक स्थिति लेकर चल रहे हैं। सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं। जरा सा भी कठिनाई जीवन में आती है तो घबरा जाते हैं, जरा सी परेशानी जीवन में आती है घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, फेलियर मतलब समझ रहे हो, पराजय को सहन करना, पराजय को हैंडल करना जीत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है। आप जीत गए हो वो अलग बात है, आपने पराजय का स्वाद चखा है कि नहीं चखा। अगर पराजय का स्वाद नहीं चखा तो जीत का मजा आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। भले आप जीत जाओ, सफल हो जाओ, उस सफलता का मजा नहीं ले पाओगे आप। तो सफल होने के लिए पराजित होने का स्वाद चखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही आपको कठोर बनाता है, यही आपको मजबूत बनाता है। जब भी कठिन समय आए, और जीवन में आएगा बेटा, जीवन ऐसे चलता है। वो कठिन समय व्यक्तिगत भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। अगर जीवन ऐसे चल रहा है तो मतलब जिंदा हो, क्योंकि जिनका ऐसे चलता है वो कार्डियक अरेस्ट वाले होते हैं। पढ़ा है ना, ऐसे पढ़ा है ECG में, बीप बीप बीप, और ये होता है बीप। तुम दुनिया में कुछ भी बन जाओ, ये मैं आप लोगों को एक सीख दे रहा हूं, तुम दुनिया में कुछ भी बन जाओ, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, उसके लिए तैयार रहो। ऐसा मत सोचना कि हम इतनी मेहनत कर लें और जीवन में हमेशा अच्छा समय आए। नहीं, हमारे जीवन में भी बुरा समय आया, खराब समय आया, हमने भी मेहनत करी है, तो ये सोचकर थोड़ी। लेकिन जो नीचे से उठता है उसको रास्ता मालूम होता है, और जो ऊपर से नीचे जाता है और फिर उठता है उसको मालूम है कि मुझे दोबारा कैसे उठना। बहुत से बच्चे हैं जिनको फेलियर पचा नहीं पाते हैं, वो फेलियर
और इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की। ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना। तुम्हारे घर वाले ने तुमको भेज दिया ना, बेटा जाओ जाके देखो दुनिया समाज कैसा है, देख रहे हो ना। एक दिन रेंट लेट हो जाता है तो मकान मालिक आके भैया रेंट दो नहीं तो खाली करो बोलता है ना। यही दुनियादारी है, यही सीखना है, यही दुनियादारी है। ये आपको मजबूत बनाता है। ये आपको क्या बनाता है? मजबूत। कि भैया जेब में कभी देखो, जेब में पैसा हो चाहे ना हो, मन से गरीब नहीं होना बेटा, क्योंकि दिन फिरते देर नहीं लगती। दिन कब बदलता है ये आपको अंदाजा नहीं होगा। और मैं अपने आप को इसका एक छोटा सा उदाहरण मानता हूं। दिन अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। तैयार रहो, तैयार हो ना? हाँ, बस हिम्मत नहीं हारना। दुनिया में कोई ऐसा तुम कलेक्टर बन जाओ, सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ, दुनिया तुम्हारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में। परिस्थितियां आपके कंट्रोल में हमेशा। परिस्थितियां बदलती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अच्छे के लिए सोचो, लेकिन बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। वही मैं कह रहा हूं, नीट 2025 का एग्जाम कैसा होगा किसी को नहीं मालूम। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे के लिए तैयार करो, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहो। कि पेपर कैसा होगा, बुरे से बुरा। इस साल हुआ था ना, इस साल का पेपर क्या अच्छा हुआ क्या? नहीं, मैं बोलूंगा बहुत बुरा पेपर हुआ। तो ये मन में बिठा के चलना भैया, अच्छे के लिए प्रयास करो, बुरे के लिए तैयार रहो। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करनी है क्या? हमने बोला न्यूरॉन दो तरह के हैं। ये मान लो माइलिनेटेड न्यूरॉन है और ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। देखो यहां ध्यान से, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या उपस्थित होंगी? श्वान सेल्स उपस्थित होंगी। ये श्वान सेल्स उपस्थित है। और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल्स नहीं होंगी। इसको हम नाम दे रहे हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और ये है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें चैनल, वोल्टेज गेट और पंप केवल नोड ऑफ रेनवियर भाग में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? नोड ऑफ रेनवियर भाग में पाए जाते हैं, पूरे में नहीं पाए जाते। यानी अभी जो हमने अवस्था पढ़ी थी, ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण, अति ध्रुवीकरण की अवस्था, वो केवल किस भाग में होती है? नोड ऑफ रेनवियर। केवल किस भाग में होती है? तो केवल इतना ही भाग में विध्रुवीकरण होगा। यानी जो स्टिमुलस बनेगा वो केवल कहां पर बनेगा? नोड ऑफ रेनवियर। और यहां से जो उद्दीपन है वो कूद कूद कर आगे जाएगा। कैसे आगे जाएगा? आई बात समझ में? जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो वेग होता है वो निरंतर होता है, ये कूद कूद कर आगे नहीं जाता। यहां उद्दीपन कैसे जाता है? कूद कूद कर। और इसे बोलते हैं सॉमरसॉल्टिंग ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? कलाबाजी करते हुए स्थानांतरण का पाया जाना। सॉमरसॉल्टिंग
सोमरसॉल्टिंग मतलब कलाबाजी, सोमरसॉल्टिंग ट्रांसमिशन, और इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन, ध्यान से सुनना। अब मान लो मैं स्टिमुलस हूं, क्या हूं, और मैं कैसे जा रहा हूं, कंटिन्यूअस, तो ऐसे जाऊंगा। और अगर मैं जा रहा हूं कैसे, सोमरसॉल्टिंग से। अब बताओ कैसे तेजी से गया हूं। तेज माध्यम कौन सा है, धीमा माध्यम कौन सा है। तो यहां पर जो है स्थानांतरण का वेग तीव्र पाया जाता है, किस दर से, 100 से 120 मीटर पर सेकंड, और यहां पाया जाता है 5 से 6 मीटर पर सेकंड। लगभग 20 गुना तीव्र होता है। स्थानांतरण कैसे हो रहा है, 100 से 120 मीटर पर सेकंड, और यहां कैसे हो रहा है। और इसमें जो कंडक्शन है, कंडक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे कंडक्शन को, हाँ जो भी बोलेंगे, संचालन क्या बोलेंगे, इसकी चालकता, इसकी चालकता 5 गुना अधिक होती है। किससे, आई बात समझ में। तो लाइन बना लो, ये डायग्राम बना लो और लिखो। पहले इसके बारे में लिखेंगे फिर इसके बारे में। किसी दिन आप सुनते होगे कि आपकी कोई क्लास कैंसिल हुई है, या कभी आप सुनते हो कि आपकी उस दिन क्लास ऑफ हुई है। तो क्लास का कैंसिल होना और क्लास का ऑफ होना, मैं आपको साफ बता दूं, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आपातकाल स्थिति के कारण होता है, बहुत बड़ी। मतलब सामान्य स्थिति में कभी ऐसा नहीं होता कि आपके टीचर क्लास में ना आए या क्लास नहीं हुई। किसी दिन आपातकाल स्थिति होती है, प्रशासनिक आदेश होता है, ट्रैफिक बंद होता है, या बहुत गंभीर स्वास्थ्य कारण होता है, तभी ऐसा होता है कि आपकी क्लास नहीं हुई। अन्यथा मैं आपको बता दूं, आपके जो टीचर हैं उनसे ज्यादा समर्पित मैंने, जो आपको यहां पढ़ा रहे, मैंने सैकड़ों लोगों के साथ काम किया है। मैंने कोटा में भी काम किया है, जयपुर में भी काम किया है, यहां भी, बेंगलोर भी। लेकिन जो टीम आपके साथ यहाँ पर, जो आपके टीचर्स को जो पढ़ा रहे हैं ना, मैंने इससे ज्यादा समर्पण बेटा कहीं नहीं देखा। आपके यहाँ ऐसे भी टीचर हैं, सीके सर, उनके सगे भाई को हार्ट अटैक आया था, सगे भाई को, आपको मालूम भी नहीं है, आपको चर्चा भी नहीं है। सगे भाई को हार्ट अटैक आया था, सर रात को हॉस्पिटल में थे और सुबह आपकी क्लास लेने आए थे, और कोई शिकन। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मैं पता चला। मैंने कहा सर कहाँ है, तो बोले सर क्लास ले रहे हैं। एक ही भाई है, सगा भाई, सगे भाई को परेशानी थी, हॉस्पिटल में थे, और तब भी वो क्लास लेने आए थे। आपकी सोमवार को आपकी पवन सर की क्लास थी। पवन सर की हालत नहीं ऐसी थी कि वो क्लास ले पाए, क्योंकि उन्होंने रात को ही सूचना दे दी थी कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं सुबह क्लास लूंगा। लेकिन बोले कि मैं प्रयास करता हूं। एक क्लास के बाद उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खड़े हो पाए, तो एक क्लास आप लोगों की उन्होंने ली थी, केवल इस नहीं ली थी कि ली थी, मंडे को क्लास हुई थी, आए थे, स्थिति नहीं थी कि वो क्लास ले पाए। तो मानवता तो आप, इंसानियत थोड़ी आप लोगों के अंदर भी होगी ना, कि कभी तो ऐसा समझोगे कि नहीं, स्थिति ऐसी नहीं होती है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी क्लास होनी थी, शेड्यूल आ गया है, बहुत बड़ी आपातकाल स्थिति होगी, तभी ऐसा हुआ होगा कि क्लास कैंसिल हुई। इतनी समझ की उम्मीद हम आपसे करते हैं, ठीक है। अन्यथा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि भाई क्लास किसी दिन कैंसिल होती तो प्रशासनिक आदेश जब होता है, ट्रैफिक होता है, चक्का जाम होता है, रोड बंद होता है, ब्लॉक होता है, तभी होती है। अन्यथा आपकी क्लास कभी ऑफ नहीं होती।
मैं तो जब ये सुना, मैं सही बताऊं, मैं सीके सर को तो मैं देवतुल्य मानता हूं कि बच्चों के लिए वो इतना, और कोई ऐसा नहीं कि चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं। परिवार में एक ऐसी घटना घटी है, रात में मुझे बाद में पता चला, और सर ने हम लोगों तक से नहीं बताया कि सर ऐसा कुछ हुआ है। मैं तो कहा सर बहुत टीचर देखे लेकिन ऐसा समर्पण नहीं देखा भाई मैंने। अब आप जो है एक दिन सिर दर्द करता, अरे सर पेट दर्द कर रहा है, नहीं आए टेस्ट देने, कहां से फिर? घुटना एक दिन दर्द किया और आप क्लास नहीं आए, अरे सर वो सिर दर्द कर रहा था और रात को ज्यादा जाग गए थे। लिखिए कि पहले लिखेंगे माइलिनेटेड के बारे में। लिखो माइलिनेटेड न्यूरॉन में उद्दीपन केवल, माइलिनेटेड न्यूरॉन में उद्दीपन केवल, माइलिनेटेड न्यूरॉन में उद्दीपन केवल नोड ऑफ रेनवियर भाग में विकसित होता है या उत्पन्न होता है। उद्दीपन केवल नोड ऑफ रेनवियर भाग में उत्पन्न होता है, नोड ऑफ रेनवियर भाग में उत्पन्न होता है, नोड ऑफ रेनवियर भाग में उत्पन्न होता है, तथा चैनल वोल्टेज गेट और पंप, तथा चैनल वोल्टेज गेट और पंप केवल इसी भाग में पाए जाते हैं। चैनल वोल्टेज गेट और पंप केवल इसी भाग में पाए जाते हैं। चैनल वोल्टेज गेट और पंप केवल इसी भाग में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, केवल इसी भाग में पाए जाते हैं। लिखो उद्दीपन का स्थानांतरण, उद्दीपन का स्थानांतरण, उद्दीपन का स्थानांतरण एक नोड से दूसरे नोड कूद कूद कर होता है। उद्दीपन का स्थानांतरण एक नोड से दूसरे नोड कूद कूद कर होता है। इसे सॉमरसॉल्टिंग ट्रांसमिशन, कूद कूद कर होता है, इसे सॉमरसॉल्टिंग ट्रांसमिशन, इसे सॉमरसॉल्टिंग ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसे सॉमरसॉल्टिंग ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसे सॉमरसॉल्टिंग ट्रांसमिशन कहा जाता है। सॉमरसॉल्टिंग ट्रांसमिशन कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसमें स्टिमुलस के स्थानांतरण का वेग, इसमें स्टिमुलस के स्थानांतरण का वेग 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड। इसमें स्टिमुलस के स्थानांतरण का वेग 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड। इसमें स्टिमुलस के स्थानांतरण का वेग 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड, 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। अब आ जाओ इसमें नॉन माइलिनेटेड में। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इसकी चालकता, इसकी चालकता नॉन माइलिनेटेड से 5 गुना अधिक होती है। इसकी चालकता यानी कंडक्शन नॉन माइलिनेटेड से 5 गुना अधिक होती है। नॉन माइलिनेटेड से 5 गुना अधिक होती है।
नॉन माइलिनेटेड से 5 गुना अधिक होती है। अब लिखो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में लिखो, इसमें श्वान कोशिकाओं के निरंतर ना होने के कारण, इसमें श्वान कोशिकाओं के निरंतर ना होने के कारण, श्वान कोशिकाओं के निरंतर ना होने के कारण पूरे एक्सोलेमा में, निरंतर ना होने के कारण पूरे एक्सोलेमा में चैनल वोल्टेज गेट तथा पंप, पूरे एक्सोलेमा में चैनल वोल्टेज गेट तथा पंप, पूरे एक्सोलेमा में चैनल वोल्टेज गेट तथा पंप उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं तथा उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, स्टिमुलस उत्पन्न होने के बाद, स्टिमुलस उत्पन्न होने के बाद, स्टिमुलस उत्पन्न होने के बाद एक्सॉन में, स्टिमुलस उत्पन्न होने के बाद एक्सॉन में, स्टिमुलस उत्पन्न होने के बाद एक्सॉन में, स्टिमुलस उत्पन्न होने के बाद एक्सॉन में निरंतर रूप से स्थानांतरित होता है। स्टिमुलस उत्पन्न होने के बाद एक्सॉन में निरंतर रूप से स्थानांतरित होता है, निरंतर रूप से स्थानांतरित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसमें स्थानांतरण का वेग 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। इसमें स्थानांतरण का वेग 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है, 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है, 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। अगली हेडिंग डालो, न्यूरल जंक्शन। अगली हेडिंग डालेंगे न्यूरल जंक्शन। अब यहां देखो ध्यान से, यहां मैंने एक न्यूरॉन बनाया है और हमें मालूम है किसी एक न्यूरॉन में जो उद्दीपन का स्थानांतरण है वो हमेशा कहां से कहां होता है, साइटोन से एक्सॉन की तरफ। लेकिन जो एक्सॉन का अंतिम छोर है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब या बटन, क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब या बटन, ये आगे किसी दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशी, ध्यान से सुनना, किसी दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशी के साथ संधि बनाता है और इस संधि को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल जंक्शन। इस संधि को क्या बोलते हैं, न्यूरल जंक्शन। और यहां पर देखोगे कि संधि ऐसा नहीं कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इनके बीच में गैप उपस्थित है, अवकाश उपस्थित है। उस अवकाश को बोलते हैं
साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उस अवकाश को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अवकाश उपस्थित है और उस अवकाश को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब संधि बन रही है और संधि पर अवकाश है, और अवकाश को क्या बोलते हैं? न्यूरल जंक्शन। ये जो संधि है उसे बोलते हैं न्यूरल जंक्शन, और यहां उपस्थित होता है अवकाश जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब न्यूरल जंक्शन दो प्रकार का है, वैद्युत जंक्शन जिसे इलेक्ट्रिकल जंक्शन या इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी कहते हैं, या केमिकल जंक्शन या केमिकल साइनेप्स भी कहते हैं। तो यहां पर हम बात बता रहे हैं कि जो जंक्शन है वो दो तरह के हैं, एक कौन से? इलेक्ट्रिकल, और दूसरे कौन से? केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और केमिकल जंक्शन जो होता है उसे बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। ध्यान से सुनना भाई, जो इलेक्ट्रिकल जंक्शन होता है इसमें एक्सॉन और साइटोन के जो भाग हैं बहुत पास पास पाए जाते हैं। कितने पास? बहुत पास। इतने पास होते हैं कि इनमें नाम मात्र का अवकाश होता है, नाम मात्र का, और अवकाश बहुत कम होता है। तो जो स्टिमुलस आता है वो स्टिमुलस सीधे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन चला जाता है। लेकिन जो केमिकल साइनेप्स होते हैं उसमें अवकाश ठीक ठाक होता है, उसमें सिग्नल आता है और सीधे आगे नहीं जाएगा, उसको आगे ले जाने के लिए उसमें पाए जाते हैं रसायन। हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत कम संख्या में और बहुत कम स्थान पर उपस्थित है, पाया ये भी जाता है, लेकिन इसकी संख्या और इसका स्थान बहुत कम है। अधिकांश हमारे शरीर में कौन सा पाया जाता है? केमिकल साइनेप्स। आई बात समझ में? तो लिखो कि अच्छा एक बात और, किसी एक न्यूरॉन में जो सिग्नल जा रहा है वो साइटोन से एक्सॉन जा रहा है, लेकिन जहां न्यूरल जंक्शन है वहां सिग्नल कहां से कहां जा रहा है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के साइटोन में जा रहा है। तो अगर कभी पूछेगा कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर एक्सॉन से साइटोन में स्थानांतरण होता है, तो बोलेंगे न्यूरल जंक्शन पे। जहां संधि होगी वहीं होगा, एक न्यूरॉन में ऐसा कभी नहीं होगा। तो लिखो कि ऐसा स्थान जहां एक न्यूरॉन, ऐसा स्थान जहां एक न्यूरॉन, ऐसा स्थान जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, ऐसा स्थान जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है उसे न्यूरल जंक्शन कहा जाता है, उसे न्यूरल जंक्शन कहा जाता है। न्यूरल जंक्शन कहा जाता है। अगला पॉइंट, दोनों न्यूरॉन के बीच अवकाश उपस्थित होता है, दोनों न्यूरॉन के बीच अवकाश उपस्थित होता है, दोनों न्यूरॉन के बीच अवकाश उपस्थित होता है जिसे, दोनों न्यूरॉन के बीच अवकाश उपस्थित होता है जिसे, दोनों न्यूरॉन के बीच अवकाश उपस्थित होता है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। लिखो, मानव शरीर में न्यूरल जंक्शन, मानव शरीर में न्यूरल जंक्शन दो प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में न्यूरल जंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। मानव शरीर में न्यूरल जंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, न्यूरल जंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। लिखो इसके बारे में कि इस
संधि पर या इस जंक्शन पर, इस संधि पर या इस जंक्शन पर स्टिमुलस का स्थानांतरण, संधि पर स्टिमुलस का स्थानांतरण वैद्युत तरंगों के रूप में होता है। स्टिमुलस का स्थानांतरण वैद्युत तरंगों के रूप में होता है। स्टिमुलस का स्थानांतरण वैद्युत तरंगों के रूप में होता है। किसके रूप में? वैद्युत तरंगों। अगला पॉइंट इसी में लिखना, इसमें साइनैप्स या अवकाश बहुत कम पाया जाता है। इसमें साइनैप्स या अवकाश बहुत कम पाया जाता है। इसमें साइनैप्स या अवकाश बहुत कम पाया जाता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के, ये 3 पॉइंट जो बता रहा हूं इसके, ये तीनों क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। सीधा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में 3 पॉइंट बताया। पहला कि इसमें स्थानांतरण वैद्युत तरंगों के रूप में होता है। दूसरा कि इसमें साइनैप्स बहुत कम होता है। और तीसरा, ये मानव शरीर में बहुत कम स्थानों पर पाए जाते हैं। मानव शरीर में बहुत कम स्थानों पर पाए जाते हैं। मानव शरीर में बहुत कम स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला आ जाओ, केमिकल साइनैप्स। इस संधि पर स्टिमुलस का स्थानांतरण, इस संधि पर स्टिमुलस का स्थानांतरण, इस संधि पर स्टिमुलस का स्थानांतरण, इस संधि पर स्टिमुलस का स्थानांतरण रसायन की सहायता से होता है। स्टिमुलस का स्थानांतरण रसायन की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? रसायन की सहायता से होता है। अगला पॉइंट, इसमें अवकाश ठीक ठाक, इसमें अवकाश ठीक ठाक आकार में पाया जाता है। यानी साइनैप्स का साइज ठीक ठाक होता है। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो कि मानव शरीर में अधिकांश स्थानों पर पाया जाता है। मानव शरीर में अधिकांश स्थानों पर पाया जाता है। मानव शरीर में अधिकांश स्थानों पर पाया जाता है तथा इसकी संरचना और कार्य निम्न प्रकार से, तथा इसकी संरचना और कार्य निम्न प्रकार से, इसकी संरचना और कार्य निम्न प्रकार से हैं। तो ये डायग्राम बना लेना और फिर अगली क्लास में आगे देखेंगे कि केमिकल साइनैप्स कैसा होता है और कैसे काम करता है। आज के लिए इतना काफी। डाउट है क्या? डाउट वाले बच्चे